अब हम कार्यक्रम चालू करना चाहते हैं। घर गए? अरे वो बैठे भाई साहब, देख लो आपका पेपर वेपर निकाल के किसी एक आधे स्पॉन्सर का और करना हो तो। फिर धीरे से हमारे गिरीश जी सोमानी के बारे में एक बात अच्छी बोली, तिजोरी है जो धीरे धीरे खोलते हैं। जिस हिसाब से हम कवियों का पेमेंट है, सही बोला, ये धीरे धीरे भी नहीं खुली है। जिंदगी रोती है तो रोती ही चली जाती है। यहाँ माताओं बहनों की भी उपस्थिति है, मैं आपकी भी उपस्थितियों को प्रणाम कर रहा हूँ। आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। यकीन मानिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर की महिला अगर लक्ष्मी स्वरूपा महिला हंसती रहे तो उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती, उस घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करते हैं कि अगर आपके पैर में दिक्कत नहीं है, अगर आपकी तशरीफ में तकलीफ नहीं है तो आप यहाँ सामने आके बैठ सकते हैं। क्या है, आंख से आंख मिलाकर बात करने का मजा ही कुछ और होता है। इन 4 कवियों की गारंटी मैं लेता हूँ कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम किसी के आंख में आंख डाले बिना बात ना कर सके। आपकी मुझे मालूम नहीं। तो भवानी मंडी व्यापार महासंघ द्वारा आयोजित ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रंगों के उत्सव पर एक बार जरा जोरदार तालियां पूरी भवानी मंडी व्यापार महासंघ के लिए बजा दीजिए। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। घर में हम 3 लोग हैं केवल, एक मैं हूँ, एक मेरी बेटी है और एक मेरे ससुर की बेटी है। और इतनी ताली हम तीनों अकेले मिलके बजा लेते हैं। जाना यार। आप एक काम करो ना, आप आपके ऊपर एहसान करो तालियां बजा के, ना हमारे ऊपर एहसान करो। लेकिन अगर करना है तो एक बार आगे से लेके पीछे तक दोनों हाथ उठाकर तालियों का शोर हो और आपका आदेश मिले कि हम ये कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। यहाँ भी जो माताएं बहनें बैठी हुई है, यहाँ भी जो माताएं बहनें बैठी हुई है, अगर वो यहाँ पर आके बैठ जाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। बाकी आपकी इच्छा, हम सिर्फ इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं साहब कि हम हजारों किलोमीटर दूर से आप लोगों के बीच में चलकर आए हैं। अगर आप ये 30-25 फीट का फासला तय कर लेंगे तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा, है ना। वैसे ही भवानी मंडी में आते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि मध्य प्रदेश में आए हैं कि राजस्थान में आए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ 4 पंक्तियां यहीं से शुरू करता हूँ। मैं शुरू करूँ उससे ज्यादा अच्छा है कि आप शुरू कर दीजिएगा कि जिंदगी रोती है तो रोती ही चली जाती है, अपने दामन को भिगोते ही चली जाती है। नेक काम करने में कभी देर ना करिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। इन 4 अच्छी पंक्तियों पर आपने ये जो घनघोर गगनचुंबी तालियां बजाई है, मेरी आने वाली 7 पुश्ते इसके लिए आप लोगों की आभारी रहेंगे। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। आइए मित्रों, हम लोग इन दिनों देश की भटकती आत्माएं हैं, इधर उधर से आए हैं। भाई साहब का कल उज्जैन प्रोग्राम था, ये वहां से आए हैं। ये इसका तिजारा था अलवर के पास में, चेतन चर्चित का, ये वहां से आए हैं। रोहित जन्नाट का मुंबई था, ये मुंबई से आए हैं। मैं आसनसोल बंगाल था, हम वहां से आए हैं। मैं एक एक करके आप लोगों को इन कवियों का परिचय देता हूं। पहले प्रसिद्ध पंक्तियों से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं। केवल 5 महिलाओं ने मेरी बात सुनी, मैं उनके लिए अपने आभार प्रकट करता हूं। ये जिन महिलाओं ने सुनकर भी मेरी बात को अनसुना किया, मैं समझ सकता हूं कि घर में आपके पतियों की क्या ही स्थिति होती होगी। देखो, मेरे को मालूम था और भी कुछ बाकी है। आ जाओ भाई साहब, आप भी बैठ जाओ। कविता पढ़ोगे? ये मेरे से बोल देता, मैं करवा देता हूँ। ये मेरे से बोल देता, मैं करवा देता हूँ। थोड़ा सा लाइट घुमा दीजिए। रोहित के मुंह पे लाइट आ रही है तो अच्छा है, तेरे मुंह पे आ रही, कम से कम दिख तो रहा है। हाँ, आदत नहीं है ना इतनी लाइट में रहने की इसको। चलिए, बहुत अच्छा हो गया है, आपको दिख रहा है, विजिबिलिटी ठीक है। मैं प्रसिद्ध पंक्तियों से धीरे
ठीक हो जाएगा। मैं तब तक आपको व्यवस्थित कर दूं। जो पीछे लोग खड़े हैं यहाँ पर, भवानी मंडी व्यापारी महासंघ ने आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आप यहाँ पर आके बैठ जाएं। बहुत सारे प्रायोजक हैं, प्लाईवुड वाले हैं, परफ्यूम वाले हैं, हॉस्पिटल वाले हैं। पाटीदार हॉस्पिटल से कौन है? पाटीदार हॉस्पिटल से हाथ खड़ा करके बताइए। अच्छा, आयोजक प्रायोजक शायद अपना अपना सम्मान चिन्ह लेकर चले गए कि हमने हमारा कर दिया, तुम तुम्हारा करो। लेकिन जीवन में सब कुछ कर लेना, दो चीजों को नाराज मत करना, दो लोगों को नाराज मत करना। एक, कभी भगवान को नाराज मत करना, और एक, कभी डॉक्टर को नाराज मत करना। क्योंकि भगवान नाराज होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास पहुंचा देते हैं, और अगर डॉक्टर नाराज हो गया, कोरोना में बहुत गए एक से एक। आइए मित्रों, मैं रसिद्ध पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूँ, इन कवियों का परिचय कराता हूँ। कहते हैं, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, सब कुछ मुमकिन है इस धरती पर दोस्तों, एक बस परम पिता परमेश्वर की मेहरबानी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मेरे दाहिने हाथ पर चेतन चर्चित जी बैठे हुए हैं। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका के नाम से जाने जाते हैं। विश्व भर में इन्होंने 5 देशों में काव्य पाठ किया है। आपको लगता है इनको देखकर महज 28 साल की उम्र में आज व्यक्ति अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलनों की आवश्यकता भर बन गया है? हेलो शर्मा जी, इसको ठीक कर दो, बार बार बंद ना हो। गिरीश जी पैसे दे दिए तो जब एडवांस मिल गया है उसको तो ठीक करो, हमारे तो अभी किराए भाड़े का थोड़े पड़ रहे हैं। बस ये जो हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं ना, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं चेतन का परिचय आपको दे रहा था। चेतन इतना इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, इतना इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है। आप देखो कि मैं पिछले दिनों इसके घर गया तो इसके भाई साहब का छोटा बच्चा खेल रहा था 1.5 साल का। तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा यार तेरे भाई का बच्चा बिल्कुल उनके जैसा है। तो ये बोले, हिमांशु भैया धीरे बोलो, ये तो पड़ोसन का है। मैंने कहा गजब का खानदान है यार, गजब का ही खानदान है। मैंने कहा फिर वो तेरे भाई का बच्चा कौन सा है? बोले ये बच्चा पड़ोसन का है, मेरे भाई का बच्चा तो आपकी गाड़ी के टायर से हवा निकाल रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं सही जगह फंसा हूँ। और जब भगवान ऐसे ऐसे दोस्त दे दे तो फिर किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। चेतन चर्चित जो मूलतः हमारे मध्य प्रदेश के पचौर के हैं, लेकिन इन दिनों दिल्ली रहते हैं। चेतन, जितनी हम तीनों की हाइट है, ये व्यापारी महासंघ वाले उतनी ही तालियां बजाएंगे। ये इनको देख लीजिए आप, इससे भी नहीं बजी, इनको देख लीजिए आप। ये रोहित जी झन्नाट हैं। ये मूलतः भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आते हैं, लेकिन पिछले दिनों कुछ लोगों ने इंदौर को घंटा नगरी की उपमा दी है। राजनीति से जुड़े लोग समझ गए हैं कि ये उपमा क्यों दी गई है। इनका नाम होता है रोहित झन्नाट। मध्य प्रदेश में तेज तीखा खाने को झन्नाट बोलते हैं। तीखा इसने खाया, तीखा तो उसने खाया जिसको 7 फेरे करके लाया। अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये दुल्हन लेके आया है कि घर जमाई बना है। बहुत टैलेंटेड लड़का है, इतना ज्यादा टैलेंटेड। इसकी टैलेंट से मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। अगर आप पहुंच गए तो अंदर तक आह्लादित होंगे। अभी तक आप कवि सम्मेलन के लायक हुए नहीं है। रोहित झन्नाट की इंटेलेक्चुअल आप देखिएगा कि पिछले दिनों महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के राम घाट पे 5 भंगेड़ियों के साथ बैठ के भांग पीस रहा है। मैंने कहा रोहित ये काम कब से चालू करा? बोले भाई साहब कभी कभी कर लेते हैं। मैंने कहा क्या कर रहा है ये? बोले देख नहीं रहे हो भांग पीस रहा हूँ। मैंने कहा क्या बेचेगा? बोले नहीं। फिर क्या करेगा? बोले पीऊंगा। मैंने कहा जब तेरे से नशे सहन नहीं होते तो पीता क्यों है? भांग पीने के बाद अगला खुद के ही
गया। मजे तो अगली बात पे लेना। खिड़की में से इसके पिताजी निकले और बोले बेटा अभी नहीं है, चौराहे तक गए हैं। तो ऐसी मस्ती, ऐसा उल्लास, ऐसा हास्य जो आपको दे दे वो रोहित जन्नाथ होते हैं, जो हमारे बीच इंदौर अहिल्या नगरी से पधारे हैं। एक बार अपना पार्थिव शरीर उठा करके भवानी मंडी व्यापारी महासंघ का आभार व्यक्त करें। और साहब जैसे आप बैठ के आज हमें सुन रहे हैं, हमने कई कवि सम्मेलन, चाहे नीमच हो, लिम्बाहेड़ा हो, मंगलवार हो, निन्नाना मंडाना पूरा मेवाड़ हो, मंदसौर हो, हमने ऐसे बैठ के जिस शख्सियत को सुना है वो शख्सियत इस समय इस मंच पर विराजमान है। आप लोग भी उनसे पूर्व परिचित हो चुके हैं, उनकी अदाओं से परिचित हो चुके हैं, उनके हास्य से परिचित हो चुके हैं, उनके कलेवर से परिचित हो चुके हैं, उनके फ्लेवर से परिचित हो चुके हैं और उनके ठहाकों से और उनकी खूबसूरती से परिचित हो चुके हैं। आप ध्यान से उनको देखिए, उनको देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हम सब लोग उन्हें कवि सम्मेलनों का राकेश रोशन क्यों कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भगवान द्वारकाधीश की नगरी कांकरोली से पधारे हमारे बीच में आदरणीय सुनील जी व्यास हैं। सुनील जी व्यास हास्य के बहुत अद्भुत और विस्फोटक कवि हैं। अद्भुत इनकी तीक्ष्णता है, अद्भुत इनका व्यंग है। आइए मित्रों, मैं हिमांशु बवंडर शर्मा भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से आप लोगों के बीच में आया हूँ। अगर आपके हाथों में थोड़ी सी शक्ति बची हो और आंखों में थोड़ी सी शर्म बाकी हो तो एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए भी बजा दीजिए। बस आप इतनी तालियां बजा देंगे ना तो हम सब कवियों के बीवी बच्चे पल जाएंगे और कुछ भी नहीं चाहिए। टेंशन रखना मत। आज की रात बिटिया एक काम करो, सेल्फी लेना बंद कर दो। सेल्फी नहीं लेते हैं, सेल्फी लेना बहुत गंदी बात है। आप तो सेल्फी लेती हो, देखती हो, इंस्टाग्राम पे डाल देती हो, पर जो आपको सेल्फी लेते हुए देखता है उसकी मानसिकता सोचो। ये सेल्फी कैसे ली जाती यूं। अब गुड़िया ध्यान से देखो इस चेहरे को। सेल्फी लेते समय लड़कियों का मुंह और बीड़ी पीते समय गांव में बुढ़ों का मुंह। अच्छा नहीं लगता है। सेल्फिया भगवान कसम मर जाए या मोबाइल में आग लगे। स्थितियां परिस्थितियां इतनी खराब हो गई है, नाश चला जाए इस मोबाइल का। मेरे तो छाती सांप लौटते हैं यार। हमारे दोस्त हैं मनोज गुजर जी, वो कहते हैं कि चिकनी डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का ओ भाई साहब आप भी बैठ जाओ। अभी मोबाइल के दुष्परिणाम बता रहा हूं, तुम फिर घुसे जा रहे हो। ये वही है जिनसे इनकी गर्लफ्रेंड रिचार्ज करवाती है, बात किसी और से करती है। हाँ, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था कि स्थितियां परिस्थितियां कहीं भी विकट हो जाती है, लेकिन कभी भी टेंशन में मत रहो, अटेंशन में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और कुछ नालायकों को देखकर लगता है ये सुमड़ा जबरदस्ती जिंदा है। मारो इसको। कोरोना में एक से एक निकल लिए, एक से एक। लेकिन कोरोना में भी जिसने अपने दिमाग का यूज किया वो मस्त रहा, जैसे हमारे सुनील जी व्यास। लेकिन हर शेर को सवा शेर मिलता है, इनको भी मिला। कोरोना में बहुत कम व्यापारों को छूट थी। नाकोड़ा ज्वेलर्स से कोई है क्या हमारे बीच में अभी यहाँ बैठे हुए? धनलक्ष्मी ज्वेलर्स से कोई हो हमारे बीच में? यहाँ पे आप हैं सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। परसों में कोलकाता में था, वहाँ लोक कला मंदिर में जो प्रायोजक थे वो टाइटन कंपनी वाले थे, तो उन्होंने मेरे को और चेतन को एक टाइटन की घड़ी गिफ्ट की थी। देखो ये अपने अपने मन की बता रहे, ब्रेसलेट, सोने की चेन, अंगूठी। भाई साहब आप तो 1 ग्राम का ही सिक्का सरका दो। हाँ, हमारा मन फिर हम कुछ भी बनवा लेंगे उससे। भाई साहब देखो, भाई साहब ने हंस
शेर मिलते हैं। कोरोना काल में आदरणीय सुनील व्यास जी के घर पे एक आवाज आई, सब्जी ले लो, लौकी भिंडी मिर्ची, तुरंत नीचे उतरे। बोले यार तू एक काम कर, 8 दिन से घर में पड़ा हूँ, तू एक काम कर, तेरा गमछा मेरे को दे, तू मेरे घर जाके टीवी देख, मैं 4-5 गलियां तेरे ठेले के बहाने घूम के आता हूँ। तो उसने बोला सुनील जी ध्यान से देखो, मैं मदन लाल प्रजापति हूँ, तुम्हारे घर के 3 मकान छोड़ के रहता हूँ, मैं तो खुद सब्जी वाले को घर पे टीवी दिखा के आया हूँ, उसका ठेला लेके घूमने निकला। ऐसा भी हो जाता है। और कोरोना के टाइम पे जो डिप्टी एसपी साहब बैठे रहते हैं, सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बार डिप्टी एसपी साहब और इस नगर की पुलिस के लिए और पूरे भारत की पुलिस के लिए तालियां बजाइए। और इसलिए मैंने आपसे तालियां बजवाई क्योंकि एक पुलिस प्रशासन था, एक हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टरों ने हमारा इलाज किया और पुलिस प्रशासनों ने ये ध्यान रखा कि हमको कोई भी परेशानी ना हो। ये खुद चौराहों पर ड्यूटी कर रहे थे और हमें हमारे घरों में महफूज रखकर छोड़ा था कि तुम्हारा ये जो जानलेवा वायरस है हम झेल लेंगे, लेकिन तुम तुम्हारे घर पे रहो। तालियां जल्दी बजा दी आपने। डॉक्टर का ट्रीटमेंट अलग था, पुलिस का ट्रीटमेंट अलग था। ये सरकारी वैक्सीन तो बाद में आई थी, उसके पहले सर आपकी पुलिस फोर्स ने अपने एंटीवायरस को सरसों के तेल में सैनिटाइज करके आदमी की जगह जगह पे जो टैटू बनाए थे सर ये 4 दूनी लोगों ने तालियां बजाई है जो उस एंटीवायरस से किसी चौराहे पर स्कैन हुए थे। मतलब आदमी घर से बेसन लेने के लिए जाता था, सूजी लेकर के घर लौटता था। तालियां आप लोगों के कमजोर है, एक बार पीछे तक के लोग तालियां बजाइए। लेकिन एक टिप्पणी करता हूं जिसमें ठहाका भी निकलेगा और व्यंग भी निकलेगा। मुझे बताइएगा कि आप सुनना, समझना और चेतना जानते हैं। पुलिस वालों ने हमको कोरोना में केवल इसलिए मारा ताकि हम मर नहीं जाएं। ये स्थितियां, ये परिस्थितियां, ये ठहाके। और परमपिता परमेश्वर का सम्मान कीजिए। हम राधा कृष्ण बगीची में हैं। राधा कृष्ण मंदिर इस शहर का निर्धारण करता है। भगवान श्री कृष्ण को कल सुबह जब जाओ तो 2-3 श्लोक सुना देना, और कोई श्लोक नहीं आता हो तो प्रेमानंद जी जो श्लोक सुनाते हैं वो श्लोक सुना देना कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और क्यों सुना देना उसका कारण मैं बताता हूँ कि आज जब पूरा विश्व या तो ग्रह युद्ध से जूझ रहा है या अपने पड़ोसी मुल्क से युद्ध में जूझ रहा है, उस समय परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप और हम इस भारत की पुनीत पावन माटी में हर्षोल्लास के साथ में, हंसी ठिठोली के साथ में ये रंगों का त्योहार, ये होलिका का त्योहार मनाते हैं। मित्रों, गिरीश जी से काफी समय तक बात हुई। यकीन मानिए एक ऐसा अध्यक्ष जिन्होंने कवि सम्मेलन में कम से कम तो भी 85 कवि काट करके ये 4 सिलेक्ट करे हैं। ये व्यापार महासंघ में क्या क्या करते होंगे, लेकिन इतना डीप ऑब्जर्वेशन वाला अध्यक्ष भी हमारे बीच में होना चाहिए। हकीकत बात बता रहा हूँ, आदमी दिमाग से काम लेना। लोग बात बोलते हैं कंजूस है, ये ऐसे है, वो ऐसे है। मेरे घर के पास में धर्मपाल जी जैन रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक अंकित जैन, एक विनीत जैन। अंकित जैन की शादी हो गई। ध्यान से सुनना, लोग बात बोलते हैं जैन कंजूस होते हैं, कंजूस भी होते हैं, प्रैक्टिकलिटी में जीते हैं। 2 और 2 4 समझ में आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, व्यापारियों से ज्यादा अच्छा इस चीज को कोई नहीं समझ पाएगा। तो अंकित की पत्नी ने यानी विनीत की भाभी ने बोला, बोले विनीत मेरी बुआ की लड़की से शादी करेगा? बोले हाँ भाभी कर लेंगे। बोले पर एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले बुआ की बेटी का एक पैर थोड़ा सा खराब है, लेकिन एक सहूलियत भी है। बोले वो क्या है? बोले दहेज में स्कॉर्पियो देंगे। अब विनीत जो बोला है, अगर आपको लग जाए कि एक जैन ही बोल सकता है तो फिर तालियां मंच तक दीजिएगा। विनीत तत्काल प्रभाव में बोला, बोले स्कॉर्पियो में तो 4 पहिए पूरे
ताली पूरे मिलके बजाओ तो ये हाथ यही रहेगा। दो और दो चार समझ में आता है। आदमी का दिमाग होना तो वो उलझता नहीं, बीच का रास्ता निकाल लेता है। जैसे अभी मुझे सुनील जी ने कहा कि यार पब्लिक बहुत कम है यार, मैं जनता की उड़ान में था, वहाँ 85,000 लोग थे, 65,000 से तो ज्यादा हमने टिकटें बेची। मैंने कहा नजर नजर का फर्क है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मैंने कहा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सुनील जी भाई साहब आप ध्यान से देखो, इस पूरी भीड़ में 10 सरदार जी बैठे हुए हैं और एक सरदार यदि 1.25 लाख का हुआ तो 10 12.5 लाख के हो गए। जिन आपको कोई भी इसमें झूठ लगे तो आप मेरा सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं। मैंने आज तक किसी सरदार के ऊपर चुटकुला नहीं सुनाया। सुन के बताइए क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वो कौम है जो कैप्टन और मेजर बनकर भारत की सीमा पर खड़ी रहती है, तो किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं होती है कि हम भारत माता के आंचल की तरफ झांक लें। ये वो कौम है जो ट्रैक्टर लेकर के खेतों में उतरती है तो सोने चांदी जैसी फसलें इस देश की माटी से निकल जाती है। ये वो कौम है जिसने पूरे विश्व में जिस शहर में गुरुद्वारा बनाया, उस गुरुद्वारे की जिम्मेदारी बन गई कि इस शहर में कोई भूखा ना सोए। और यही वो कौम है जब गुरु पराकाष्ठा पर आई और गुरुओं का आशीर्वाद लिया तो 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह बनकर इस देश की राजनीति का सशक्त संचालन किया है। मैं आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं सरदार जी। अब आप भी ज्यादा भावुक मत हो। मैं तो ये बता रहा था कि जैसा जैसा कागज पे लिख के दिया था वैसा वैसा पूरा बोल दिया है। और इसके एवज में जो अपने 5,000 अलग से तय हुए थे, मेरा फोन पे नंबर आपके पास में है, आप भेज दीजिएगा। बस यही मस्ती आप अंत तक रखेंगे तो ये कार्यक्रम हर्ष के सातवें आसमान पर पहुंचेगा। आपने भी आपके एप्पल से मेरा फोटो ले लिया, आपके एप्पल की EMI पूरी खत्म हो गई, बची है, टचमी है। बैठ जाइए आप भी। कुछ आपको भी बोलना है? अच्छा चिट्ठी। सीरत है, कहीं कोई अच्छा काम करना हो, आप व्यापारी लोग हो, जब सौदा करते हो तो चौघड़िया देखते हो। कभी मोबाइल काम ना करे या कैलेंडर ना मिले ना, और कोई अच्छा सौदा करना हो तो कैसे करें मैं बताता हूँ आपको। क्या सूरत, क्या सीरत है, माँ ममता की मूरत है। पाँव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त है। शारदा सरस्वती सिद्ध वागेश्वरी, मैं पुनः मातृ शक्ति का दोनों हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी बात मानी। जो लोग पीछे हैं वो भी थोड़ा सा आगे आ जाए। और ये मातृ शक्तियां हंस रही है मेरी बात सुनकर, मुझे बहुत खुशी और बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सब भाइयों से एक मिनट चलते हैं घूमने। आइए मित्रों, 4 पंक्तियां, आपकी जितनी तालियां रोहित को मिलेगी वो उतना आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। मैं 4 पंक्तियां मां भगवती के श्री चरणों में रखता हूं और आपकी तालियों से अभिषेक करें आप रोहित भाई का। शारदा सरस्वती, शारदा सरस्वती शीघ्र वाघेश्वरी, शीघ्र आवाहनम मात मातेश्वरी, सर्व सम्मोहिनी सिद्धियाष्टवल नवनिधि दीजिए राज राजेश्वरी, नवनिधि दीजिए राज राजेश्वरी। 4 लाइनें खत्म हो गई। ताली बजाइए और रोहित जन्नाट को बुलाइए। आओ अरे कर लूंगा मैं, पहले यही करता था ये, पहले का धंधा यही है हमारा। वाह, ढंग से सुना नहीं तो अभी यही करना पड़ेगा। भाई साहब इसकी आवाज खोल दीजिए थोड़ी। ऋतिक रोशन जैसा टेढ़ा क्यों खड़ा है माइक तुम्हारा? देखो नहीं दिख रहा सोनी, मैं ऐसा क्यों हूँ? किरीस का सुनेगा? किरीस का हाँ, मैं सुना भी सकता हूँ। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदा को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से हम कुछ आपको सुनाने लायक बन सकें। और
भवानी मंडी व्यापार महासंघ ने एक अद्भुत कार्यक्रम, एक शानदार कार्यक्रम रखा। एक बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन आप लोगों ने अपनी मेहनत से आयोजित किया है, प्रायोजित किया है। मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और आप लोग होली की मस्ती का आनंद लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। होली का कार्यक्रम है, आदरणीय अरोड़ा साहब यहाँ विराजमान है, जिन्हें इस भवानी मंडी का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो जो बड़े बुजुर्ग बैठे, प्रभुत्व वर्ग बैठा हुआ है और होली की मस्ती आप लोग लेने बैठे हैं, तो मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। अगर आनंद आए तो तालियों की हिलोर उठा करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना। स्वागत है पंडित, स्वागत है। करे मदहोश जो भंवरे को उस मकरंद की जय हो। आहा, करे मदहोश जो भंवरे को उस मकरंद की जय हो। बनी जो भांग है उसमें डले गुलकंद की जय हो। हाय हाय, बनी जो भांग है उसमें डले गुलकंद की जय हो। और डुबाओ खुद को रंगों में बने मुस्कान पिचकारी। डुबाओ खुद को रंगों में बने मुस्कान पिचकारी। कहो होली के पावन पर्व के आनंद की जय हो। कहो होली के पावन पर्व के आनंद की जय हो। बस बस कोई बात नहीं, 8-10 देने में ताली बजे। मेरे जी बैठे हुए हैं 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख के बराबर नहीं, रुपए के बराबर भी आप चाहो खुश होकर 1.25 लाख रुपए भी दे सकते हो। अभी ये कह रहे थे हिमांशु भैया, अब आनंद लेना जरा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि आपके माथे पे सर पड़े और मेरी बॉडी पे बल पड़े। हाँ, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं करो, अब आनंद लेना। ये कह रहे थे करो, और वो हम गए पिछले कार्यक्रम में तो उन्होंने ऐसा दिया कि आप सोनी जी बैठे तो कुछ ना कुछ दोगे। नहीं, ऐसा हुआ भी सही। वहाँ एक जगह ज्वेलर्स एसोसिएशन का प्रोग्राम था, मैंने शानदार कविता सुने तो एक सोनी जी उठ के आए और एक बढ़िया माला पहना दी। धीरे से मैंने पूछा कितनी, बोले 2 तोले की। और मेरे को धन्यवाद। अब पहली महीने में गया इंदौर में प्रसन्न गदगद, लेकिन ब्राह्मण आदमी को डाउट होता है कि यार कैसे 2 तोले की दे दी। तो 5 दिन के बाद में वहाँ हमारा बड़ा सराफा इंदौर में सराफा, वहाँ गया मैंने जाकर के निकाल के दी। उनका भाई साहब जरा देखो तो यार कितने ग्राम की है। बोलने को बोले 2 तोले की। उनका कितने की? बोले 75 रुपए की। नकली इतने नहीं आती है, नकली इतने ही आती है। तो कितने ऐसे भी है। ये चेतन मेरा भाई बैठा हुआ ये न मैं, हम जगह एक बार मंडी एसोसिएशन के प्रोग्राम में फंस गए। सब्जी मंडी के प्रोग्राम था, सब्जी मंडी का। अब बढ़िया कार्यक्रम हो गया, वहाँ सेठ जी तो बड़ा खुश हो गए। एक लौकी हमारे हाथ में दे दी। अब हमने दोनों ने कंधे पे एक लौकी धर ली। अब हम दोनों ऐसे दिख रहे जैसे कृष्ण बलराम कंस को मारने जा रहे हैं। तो वो हम फंस भी जाते हैं। आपको क्या बताऊं, ये चेतन भाई को देख के और मेरे को देख के आपको लग रहा होगा कि जैसे हम कोई साधु हैं। हमको बनाने में भगवान ने इतनी कंजूसी करी है जी कि मैं क्या बताऊंगा आपको। हाँ, आपने सुना होगा कि साधु उसको कहते हैं, 2 साधु उसको कहते हैं कि एक ही कंपनी से ठगाए हुए 2 ग्राहक, वो साधु। और हम दोनों को देख के ऐसा लगता है कि भगवान के द्वारा ठगाए गए 2 ऐसे कवि जो शुरू होते ही खत्म हो गए हैं। क्या ये अगली बार भले भाई से कम ले लो, ये इसको सीधा करके रखो। ये गेड़ा जाता है। ये देखो अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, जहाँ यहाँ रह आए और कितने कम लेंगे रे? ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। आपने बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन कराया साहब। आप भाई भवानी मंडी व्यापार महासंघ का कार्यक्रम है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। आप लोग करोड़पति लोग हैं, आपने साहित्य का कार्यक्रम आयोजित कराया। आप चाहते तो बड़ा फैशन शो रख सकते थे, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं। आप फैशन शो रख सकते थे, बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी को बुला सकते थे, किसी हीरो को यहाँ बुला सकते थे, लेकिन आपका बजट कम था। आपने कवि सम्मेलन कराया और उसमें भी इतनी कंजूसी बरती, बताओ। मतलब हमारा पैसा कम कराने में इनमें और हिमांशु भाई ने इतनी मेहनत करी है कि इन लोगों को देश का वित्त मंत्री बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इतनी झंझट है। अच्छा, तनाव को खत्म करने के लिए आपने कार्यक्रम रखा है, तनाव को खत्म करने के लिए। नहीं तो आदमी इतने तनाव में है। अभी हमारे इंदौर में वीर जी अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, और वहाँ बिल्डिंग पर 10वें मंजिल पे एक आदमी खड़ा हुआ, कुछ काम कर रहा होगा बापड़ा, तो नीचे से जमीन पे से एक आदमी ने आवाज दी कि अरे रामलाल रामलाल तेरी बेटी भाग गई है। अब ये सुनते से वो आदमी 10वीं मंजिल से कूद पड़ा। अब जैसे ही कूदा तो जैसे 7वीं मंजिल तक आया तो उसको याद आया कि यार अपनी तो कोई बेटी है ही नहीं। आनंद लेना, ठाके को शुरू करना, आनंद लेना अगली बात का। जैसे 5वीं मंजिल तक आया तो उसको याद आया कि यार अपनी तो शादी हुई नहीं। और ठाका और ताली आपकी अगली बात का वजह आपकी कि जैसे 3रे मंजिल तक आया तो उसको याद आया कि यार अपना नाम तो रामलाल है ही नहीं। तनाव खत्म करने के लिए टेंशन ना आदमी, इतना टेंशन में उसको सूझ नहीं पड़ रही, काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ
मालूम नहीं पड़ रहा है। और वे टेंशन मेरे साथ ज्यादा होता है, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया। मेरे को कई जगह जाता हूँ प्रोग्राम में तो मेरे को बताना पड़ता है कि भाई साहब मैं भी कभी हूँ। नहीं तो ये 4 फुट की संरचना को देख करके किसी को भरोसा ही नहीं होता कि यार ये कोई कभी होगा क्या। अभी मैं पिछले दिनों तो बहुत अच्छे कार्यक्रम में था, यहाँ तो आपने बहुत अच्छा माइक लगा रखा है, भले ये टेढ़ा है पर कम से कम साइज का तो हो गया। मैंने मेरी साइज का कर लिया, नहीं तो उज्जैन में उलझ गया मैं। वो फ्रीगंज चौक का कवि सम्मेलन हिमांशु भाई ने बुलाया वहाँ मेरे को, सुनील व्याल की अध्यक्षता कर रहे हैं, बैठे हुए, कॉन्फिडेंस जोरदार हमारा। लेकिन वो माइक का हैंडल ऐसा भाई साहब कि उसमें जंग लगी हुई। अब मनोज भैया उस हैंडल में जंग लगी हो तो माइक ऊपर नीचे नहीं हो, टच से मस्त नहीं हो। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता, ऊंचा हो जाता। कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं। वो नीचे से ही बोला, तालियां घंघोर उठाएगी मेरे को मालूम है, वो नीचे से ही बोला, अरे बोला रोहित जी एक काम करो, ये माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। बहुत बढ़िया बाबू। अरे इतने एवले लोग हैं। हाँ, अभी पिछले दिनों में महाकाल दर्शन करने के लिए गया, वो उसके पहले ये लोगों ने बोला कि चलो महाकाल दर्शन तो कर लेंगे, श्रावण तो चल ही रहा है, अपन दर्शन कर आए और कवि सम्मेलन भी कर आए। अब उदयपुर गए कवि सम्मेलन करने के लिए, तो भैया 3 कवि और साथ में कवित्री। दृश्य देखना आप, आनंद लेना कि अब हम 3, अच्छा कवित्री यहाँ नहीं है, मैं कवित्री बता दूं जो लोग नए लोग युवा है, कवित्री मतलब लेडीज कवि, लेडीज कवि हो, नहीं तो आप समझो कवित्री मतलब कोई कबूतर भी साथ में लेके चलते होंगे, ऐसा नहीं। हाँ, नया युवा वर्ग बैठा है कवि सम्मेलन में, पहली बार आया हूँ। तो वो लेडीज थी, थोड़ी सी उम्र उनकी ज्यादा थी। तो हम जैसे वहाँ उदयपुर पहुंचे, अब मैंने लोअर टी शर्ट पहन रखी, झोला वगैरह बैग हाथ में ले रखा। अब देखना लोगों को भरोसा नहीं हो रहा, क्या मजे ले रहे मेरे। मैं जैसे वहाँ पहुंचा, हम लोग पहुंचे तो आयोजकों ने स्वागत करा, आइए सर बैठे। हम लोग बैठे, बातचीत शुरू करे तो हमको 10 मिनट भी नहीं हुए मनोज भैया कि वो जो वहाँ कवित्री हमारे साथ में थी, उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी को जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगे, मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मारा? अरे बोले बात ही इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात ही इसी कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? अब मैडम का जवाब अगर आनंद दे तो तालियां घनघोर उठे आपकी। अरे मैंने कहा मैडम चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, कविता सुनाता है। इतने हल्के में ले रहे लोग। ये तो आप लोग भद्र लोग हो, अच्छे प्रबुद्ध वर्ग हो, आपने देख लिया इंस्टाग्राम वगैरह पे ये रोहित झन्नाट है, नहीं तो कितने जगह एडवांस में बताना पड़ रहा है। पिछले दिनों ये हिमांशु भैया उज्जैन में रहते हैं, इन्हें बोला आओ पंडित महाकाल दर्शन करो। मैंने कहा आओ। अब मैं गया महाकाल, आप लोग भी आए होंगे कभी श्रावण वगैरह में दर्शन करने। श्रावण में हमारे महाकाल बाबा की सवारी निकलती बड़ी भव्य। अब वो सवारी के दर्शन करने मैं गया तो मैं अकेला नहीं गया, मेरी 5 साल की बेटी है, हाँ मेरी खुद की, भरोसा तो रखो आप। वो बात अलग है कि महीने भर तक मेरे को भरोसा नहीं हुआ। तो मैंने उसको गोद में उठा रखा, दृश्य देखना और आनंद लेना व्यापारियों। मैंने उसको गुड़िया को, सत्य घटना, मैंने गुड़िया को गोद में उठा रखा और जैसे महाकाल के नारे लग रहे, भयंकर भीड़, अटाटूट भीड़। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं? ना मेरे को दिख रहा ना बच्ची को दिख रहा। तो थोड़ी देर तक तो मैंने कोशिश करी, जब नहीं दर्शन हुए मेरे को भीड़ में कुछ भी, तो मैंने धक्का देकर के घुसना शुरू करा। मैंने कहा पंडित धक्का दो घुसो। अब जैसे धक्का देकर के घुसने लगा तो आगे एक बाबूजी खड़े हुए धोती कुर्ते में बासा, वो मेरे को देख के जोर से चिल्लाए, बोले बेटा यहाँ कहाँ घुस रहे भीड़ में? और ये बच्चों को तो घर पे छोड़ के आता इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ओ बाबूजी ये बच्चे का पापा मैं ही हूँ। तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले बेटा एक छोरी को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां कमजोर है आप लोगों की, हाँ तालियां बजाते रहना, क्योंकि हमारे साथ मैंने हिमांशु भैया ने बताया ना कि आप जितनी तालियां दोगे उतना रिचार्ज मिलेगा आपको, नहीं तो कुछ भी मतलब नहीं है। अभी पिछले दिनों की बात है, वहाँ भाई वहाँ मैं गया, मैं टीवी शो करने के लिए। अब वो शूटिंग तो हो गई, उसके बाद में वो एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रोमो लेने के लिए फोटोग्राफर ने फोटो खींचे। अब पहले ये हिमांशु भैया खड़े हुए, इनके फोटो लिए 15-20 फोटो गिर जी, इधर से उधर से 15-20 फोटो अलग अलग। फिर वो मुमताज नसीम जी खड़ी हुई कवित्री, उनके फोटो लिए 15-20 फोटो इधर से उधर से 15-20 जगह से अलग अलग एंगल से। फिर मैं फोटो लिया, मैं खड़ा हुआ तो खाली मेरा एक फोटो लिया, वो बात खत्म। अब एक फोटो लिया तो मैं चुपचाप देखने लगा यार। तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, अरे बोले ले ले रोहित झन्नाटी की फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, अरे बोले नहीं ले ले रोहित झन्नाटी की फोटो ले ले। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों? अगर उसका जवाब ठीक लगे तो आपका
उसने बोला कि ले ले रोहित झन्नाट के भी फोटो ले ले यार। अरे बोला छोड़ यार। बोले क्यों? अरे बोले रोहित झन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन भाई को। आप बताओ, आप हंस रहे हो, मेरे प्राण निकलते हैं। हाँ, लोग इतने खतरनाक मिल जाते हैं एबले में बहुत बढ़िया। अभी। हाँ, अरे ऐसे विचित्र लोग मिलते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये जरा सा है, नहीं, ईश्वर ने भी बनाया। भगवान ने जब संसार बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया सोमानी जी, तो भगवान ठहाका लगा के हंसा। अरे बोला मजा आ गया। तो ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, बोले क्या मजा आ गया? आपने इतने सारे मनुष्य बनाए, ये जरा से रोहित झन्नाट को बनाया, तो इसमें क्या मजा आ गया? तो भगवान क्या बोले? अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा, लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। वाह आइटम। और आप तो व्यापारी लोग हो, आपको तो मालूम है कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट कैसे लेना। हाँ, इतने कमाल के लोग अब इतने। और अच्छा आपको लग रहा होगा यार ये सब व्यवस्थित है, ये जरा सा दिख रहा है। ऐसा नहीं, मैं आपको तर्क देता हूँ। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, बता सकता क्या आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का है गौ माता को। वाह, क्या हो गया भैया? आप ऐसा तो घूर के देख रहे हो जैसे किसी ने विविध भारती फंसा दिया रेडियो मिर्ची के बीच में। हाँ नहीं भैया, ये मैं बीच में ज्ञान की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मेरे में अकल वकल भी है। हाँ, नहीं तो लोग हल्के में ले लेते हैं। हल्के में इतनी खतरनाक